प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल की और ख़ास तौर पे आज बिलावल भुट्टो साहब ने जलसे से खिताब किया और एक सियासी तौर पे मोमेंटम बनाया गया है और बनाया जा रहा है सिंध की जब हम बात करते हैं। दूसरी तरफ इत्तेहाद भी बन रहे हैं, पंजाब में भी इस वक्त मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सब जमातें ही एक्टिव है। लेकिन एक चैलेंज होगा पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और उनकी हिकमत अमली क्या होगी और आगे चल के कैसे कोई बड़ा इत्तेहाद करने जा रहे हैं। नहीं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है महमूद मौलवी साहब ने, सीनियर रहनुमा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। महमूद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। महमूद मौलवी साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। किस तरह देखते हैं? एक तो इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही है, आपकी पार्टी भी जलसे कर रही है पंजाब में। सिंध एक टारगेट है, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जब हम इत्तेहाद बनाएंगे तो सिंध सतह पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी? आप सोलो इलेक्शंस में जाएंगे या इत्तेहाद करेंगे? क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त थोड़ा कबलस वक्त है जी। उसकी वजह यह है कि देखें अभी तक तो 8 फरवरी की जो डेट्स है ना वो भी 100% कंफर्म नहीं हुए हैं। ठीक है ना। 8 फरवरी भी कंफर्म नहीं? हाँ, उसकी वजह देखें ना, ये तो एक अजम्पशन है ना डेट का। मतलब उसकी वजह ये है जब तक जो है 100% कंफर्म नहीं हो जाता तो आप 8 फरवरी तो ये अगर खुदा ना खास्ता तो जो है ये जो अभी हल्का बंदियां कंप्लीट नहीं होती जी, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन तो ये आगे पीछे तो हो सकता है ना। एक दफा जी फाइनल डेट आ जाए तो उसके बाद हम बैठ के देखेंगे और हम जो है ओपन है। हम मेरे ख्याल से हमारी कोशिश होगी कि भाई लाइक माइंडेड लोगों के साथ इत्तेहाद करें, व्हाई नॉट। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि जब तक हल्का बंदियाँ कंप्लीट नहीं हो जाती, ये अबहाम है और उसके बाद ही हिकमत अमली मुरतब की जाएगी सिंध सतह पे। बिल्कुल। देखिए अभी तक तो देखिए अभी IMF वाले मेरे ख्याल से गए हैं और बड़े खुश गए हैं, यहाँ जा रहे हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए देखें जब तक ये क्लियरेंस नहीं हो जाती सारे हल्का बंदियां उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ये सब क्लियर हो जाए उसके बाद ही डेट्स आएंगे ना, शेड्यूल आ जाए। जब तक शेड्यूल नहीं आए ना तो आप इसको अजम्पशन ही समझें। ठीक, अजम्पशन ही समझे। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट के बड़े सख्त रिमार्क्स हैं। जज साहब ने कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने, कि मायूसी की बातें ना करें, इलेक्शंस हैं तो 8 फरवरी को हैं इलेक्शन। नहीं, देखे जज साहब ने ये तो नहीं कहना कि अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आएंगे और ऑब्जेक्शन तो वो वेट तो नहीं कर सके ना, कानूनी तकाजे तो पूरे करने पड़ेंगे ना। चाहे कोई भी कहे, देखिए कानूनी तकाजे पूरे हुए बगैर इलेक्शन के शेड्यूल तो नहीं आ सकता। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़रा कानूनी तकाजे और ये सारी चीज़ें तो पूरी होंगी और इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी भी है और हम भी दुआ गो हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। महमूद मौलवी साहब लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। गुफ्तगू आप सुन रहे थे, इससे पहले तैमूर तालपुर साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी। अगेन ये है कि एक चैलेंज तो है, जिस तरह महमूद मौलवी साहब भी कह रहे हैं। IMF है, IMF के ऊपर हम बात भी कर रहे थे। महमूद मौलवी साहब भी ज़रा बिजनेस को समझते हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज क्यों हल नहीं कर पा रहे हम? बांग्लादेश IMF प्रोग्राम में गया, वापस आ गया, इंडिया गया, दुनिया लेती है कर्जा लेना। आप खुद बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। अमेरिका सबसे बड़ा मकरूज है। बांग्लादेश से शुरू करते हैं। आपने एग्जांपल दे दी। देखिए, जब आप इसी से कर्जा लेते हैं ना तो वो अपनी कंडीशंस देता है। आज आप बांग्लादेश की एग्जांपल देते हैं कि वो IMF के प्रोग्राम में गया था, ठीक है, साल 1.5 साल पहले उसे भी जाना पड़ा था और उससे पहले भी कई दफ़ा गया है। सही। बट फिर आप ये भूल जाते हैं कि वो IMF की कंडीशंस पूरी करता है। जैसे IMF ने बांग्लादेश में फौज का बजट 1% कर दिया है। बांग्लादेश आज इंडिया की एक झेली रियासत है। बांग्लादेश की कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी ना है ना हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसने अपना दिफा कम कर दिया, अपना दिफा का पैसा ही रोक दिया। तो अब दिफा ही नहीं है तो या तो आज आप फैसला कर लें कि हमने IMF की कंडीशंस को मानना है और हमने इंडिया की एक झेली रियासत बन के रहना है, तो ठीक है, ये लंगड़ी लूली बांग्लादेश टाइप की खुशहाली मिल जाएगी आपको। कर दो आप 16-17% से अपना बजट 1%, आप ऐलान कर दें, आप देखें नोटों की बारिश हो जाएगी।
मगर कुछ कंडीशंस हैं जिनको एज एन उम्मत, एज एन मुसलमान, एज एन पाकिस्तानी हम लोग नहीं कबूल कर सकते। हम बांग्लादेश बनना कबूल नहीं कर सकते। ठीक। अब अब उनकी कंडीशन है, आप या तो कंडीशन मान लो या एक दफा स्टैंड ले लोगे, भाई हम तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं आते, हम तुम्हारे डॉलर बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम से निकलना चाहते ठीक हैं। है। यही मसाइल का हल है। दूसरा हल बांग्लादेश वाला है, जो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की कौम को भी कबूल है, पाकिस्तान की आवाम को भी कबूल है, और ना पाकिस्तान के इदारों को कबूल है, क्योंकि बहरहाल वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी आज भी रखते हैं। और ग्रेजुअली मगर हालात इस तरफ लेके लाए जा रहे हैं। अगर ये हालात रहे तो एक टाइम आएगा आपको आईएमएफ की ये कंडीशंस भी माननी पड़ेंगी, और चौंके दूरियां इतनी पैदा कर दी गई हैं इदारों में और अवाम में कि अवाम भी कबूल कर लेंगे कि ठीक है 16% के बजट को 1% कर दो, दिफा में कमी कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो नेक्स्ट टाइम प्लान तो यही है, जिसको आईएमएफ को डील करना है उसने ये शराइत माननी है। तो मैं समझता हूं इट्स टाइम कि हम आईएमएफ को आंखें दिखाएं और एक पैरेलल मुतबादिल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, जो कि मेरे ओपिनियन में एज अ मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है। दुनिया को इस वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है, गजा के लोगों को भी जरूरत है, श्रीलंका के लोगों को भी जरूरत है। वो निजाम सबके मसले हल कर देगा। ठीक है। महमूद मौलवी साहब, आप चूंकि बिजनेस को ज़रा आप समझते भी, खुद बिजनेसमैन भी हैं, ये तो आईएमएफ तो हमारा इशू है, जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया, फुरकान हसन साहब भी ये बात कर रहे हैं। तो अभी इलेक्शंस के मंशूर जो आ रहे हैं, अभी तक तो बहुत सारी पार्टीज़ ने तो मंशूर दिया ही नहीं है, अब हमारी तरजीहात भी नहीं है। थिंक टैंक्स हमारे क्या कर रहे हैं, किस तरह हम इस सूरत से बाहर निकल सकते हैं, माशी तौर पे हम कैसे मुस्तहकम हो सकते हैं? चूँकि इस्तेकाम आपकी पार्टी का नाम भी है, तो इस्तेकाम तो बड़ा ज़रूरी है ना। तो इस्तेकाम होगा तो ये मुल्क है, हम सब की सियासत और ये सब चीज़ें हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ, हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है कि हम इस बुरान से निकल जाएंगे जी। सिर्फ मैं कहूँगा सियासतदान और जितने पार्टीज हैं सब मिलके ये अगर ठान लेना कि हमें इससे निकलना है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। जहाँ ये वो कौम है जो कि हर वक्त ठीक है ना तैयार हो जाती है। आप देखें जलजला आया था, ये कौम कैसे निकली थी जी। तो आईएमएफ क्या चीज है? अगर हम सब इरादा कर लें तो आईएमएफ से निकलना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, हमारे पास मिनरल्स हैं, माइंस हैं, ठीक है ना, एक्सपोर्ट्स हैं। अब आप देखें इस साल अल्लाह का करम होगा, देखें चावल का एक्सपोर्ट कोई 3.5 बिलियन पे जाएगा 2 मिलियन से जी, ठीक है ना। तो चीजें बेहतरी की तरफ तो जा रही हैं। महंगाई को कंट्रोल करना और रेट ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूं कि आज देखें ना, इसी शहर में कराची की बात कर रहा हूँ, 200 रुपए में दूध मिल रहा है हर जगह। उसकी वजह क्या थी? कमिश्नर साहब का रेट था, उन्होंने सख्तियां की, आज दूध मिल रहा है। अभी सब्जी के ऊपर कर रहे हैं, फ्रूट्स पे कर रहे हैं, आज 350 पौने 400 रुपए किलो हो गया घी, जो कि 800 रुपए तक गया था। देखिए चीजें नीचे तो आ रही हैं, आस्ते आस्ते देखे ना रिट आ रहा है। गवर्नमेंट अपने रिट बनाती जाएगी तो ये चीजें आराम से सस्ता। इसमें महमूद मौलवी साहब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा आप भी कराची में रहते हैं, हम भी, आप तो खैर बिजनेस भी कर रहे हैं। अब जो आपने बात की ज़लज़ले की, तो हमें याद है 8 अक्टूबर 2005 है, 2010 का सैलाब भी हमें याद है, फिर कोविड-19 भी हमें याद है, उसके बाद हालिया जो सैलाब आया 2021-22 का, वो भी हमें याद है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, और सिर्फ हम कराची ही को ले लें तो कराची की बिज़नेस कम्युनिटी ही आईएमएफ को फ्री कर सकती है, इतना पोटेंशियल है हमारे लोगों में। लेकिन क्या वजह कि लोग इकट्ठे और लोग इस सिस्टम पे यकीन नहीं करते। दूसरी बात आपने कमिश्नर की और सिस्टम थोड़ा सा कंट्रोल करने की। आज हम देखते हैं कि जब से निगरान हुकूमत आई है, बड़े बोल्ड फैसले लिए कि चाहे गैर मुकामी अफ़गान महाजरीन हों, रियासती सतह पे बड़े फैसले किए कि यही फैसले वो हुकूमतें जो जिनको मैंडेट देते हैं अवाम, वो क्यों नहीं कर पाती और इस तरह की एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पाती? देखिए उसकी वजह, मेन वजह ये है कि जब आप सबको खुश करने निकलेंगे ना जी, तो फिर आप बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकेंगे। निष्कारी का जो इदारे हैं, ठीक है ना, सबको पता है कि पाकिस्तान स्टील निष्कारी में जाना चाहिए। सही। मगर अगर आप कुछ लोगों को खुश करना है या वहाँ के लेबर को खुश करना है या तनकीद बराए तनकीद करनी है कि जी पीपल्स पार्टी ने कहा निष्कारी करनी है तो मैं कहूँगा नहीं करनी। देखिए हम सारी पार्टीज को कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक करना चाहिए कि जो मुल्क के लिए अच्छा है वो करना होगा, और जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है उसको हमें सब मिल के
जो है उसको खत्म करना होगा। जब तक ये आपस में नहीं होगा ना, देखिए ना, अगर मैं हमारी पार्टी कहे कि जी ये चीज सस्ता होना है, तो वो कहेंगे नहीं जी, उनके साथ करेंगे। देखिए नौकरियां देना जरूरी है, मगर अगर जहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे की हालत देख लें। अब आप मुझे कहें कि जी नहीं जी उनको करने दे, गोस्ट जो है टीचर्स हैं स्कूल्स में, तो इनको अगर आप कहें नहीं जी वो बेचारा है, गरीब आदमी है, उसको तनख्वाह मिल रही है, लाख रुपए वो घर बैठ के लेके जा रहा है, अस्पताल जो है गोस्ट हॉस्पिटल्स हैं, उसके ऊपर आप आंख बंद करना शुरू कर दें क्योंकि वो मेरी पार्टी का आदमी है, तो फिर तो मुल्क कहाँ से तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसमें वन विंडो ऑपरेशन की बात होती है, जो आप कह रहे हैं सेंट्रल कमांड हमें नज़र नहीं आती, आम दिनों में खुश किया जाता है, ज़रा जो इत्तेहादी होते हैं आप उनको खुश कर रहे हैं, कुछ इस तरह के स्टेक होल्डर होते हैं वो आपकी कैबिनेट का हिस्सा बन जाते हैं, उनको खुश करना पड़ता है। तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी महमूद मौलवी साहब नहीं होनी चाहिए, हुकूमतें आएँ या जाएँ, आपके 4-6 बुनियादी असूल होने चाहिए, आपको इकॉनमी कैसे डील करनी है, अपना नेशनल सिक्योरिटी कैसे डील करनी है, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। देखिए यही तो आप बात करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि मिसाक मईशत के ऊपर बैठ जाए ना सारे पॉलिटिकल पार्टीज सही कि जी इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हम जो है ब्लैक एंड व्हाइट अलग अलग कर देंगे। ठीक, लेकिन ये 2-3 जो बड़ी पार्टीज हैं यही तो उस पर बैठती भी नहीं है और प्रपोजल भी लेके पहुंच जाती हैं। बदकिस्मती ये है कि देखिए जब इलेक्शंस आते हैं ना जी जी, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत सारी ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि जिसमें बाद में वो खुद फंस जाते हैं। देखिए ना, अभी मैं आपको इस वक्त कह रहे हैं कि जी पीआईए की निष्कारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अब जब हुकूमत में आएंगे तो वो खुद इस बुरान में से नहीं निकाल सकेंगे ना। जी जी, तो ये सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या अपने वोटर्स को खुश करने की हद तक तो ठीक है ये बात। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर हमको पता है कि मेरे इलाके में बिजली चोरी हो रही है जी, ये बिजली चोर है, ठीक है, मैं कहूँ जी कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, वो बेचारा कहाँ से देगा, अगर चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, तो ये तो फिर गलत स्टेटमेंट्स हुए ना। तो बिल्कुल ऐसा ही, उनके साथ तो दुश्मनी कर रहा हूँ, बिल्कुल मुल्क के साथ दुश्मनी और जाती मफाद के लिए। फुरकान साहब जो महमूद मौलवी साहब बात कर रहे हैं ये तो फैक्ट है, हम ज़ाती मफाद के लिए आंखें बंद कर लेते हैं कि खैर है ये मेरा जानने वाला है या ये इसने मुझे वोट दिया था, ये सपोर्ट की थी। जमहूरियत में जो वोट देता है और आप जिसको आगे वोट देते हो, आप एक पूरा कैंपेन करते हो, तो जब कैंपेन करते हो तो पैसे खर्च होते हैं, जब पैसे खर्च होते हैं तो जो भी हुकूमत में आता है, चाहे वो तहरीक-ए-इंसाफ हो, मुस्लिम लीग, आप अपनी फाइल दबा के जाते हो और कहते हो भाई मैंने कैंपेन में 50 करोड़ रुपए लगाए थे आपकी, नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न मी बैक। तो एक काम करो, चीनी का कार्टेल बना के हमें चीनी की प्राइसेस 180 रुपए करने दो। ये तो कॉमन है, गाड़ियों की प्राइसेस मेहरान दुनिया में 4 लाख की, आपके मुल्क में 24 लाख की हो गई। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम लोग क्यों ये बातें करते हैं कि जी आवाम अच्छी हो जाए, हुकूमत होगा। इस निज़ाम में जो पैसे लगाएगा ज़फ़ीर साहब वो अपने पैसे वापस नहीं लेगा। जमहूरियत में क्या बिल क्लिंटन को इलेक्शन के लिए पैसे नहीं चाहिए? अभी आने वाले इलेक्शन में तहरीक इस्तेकाम पार्टी को पैसे नहीं चाहिए, नवाज शरीफ को कैंपेन के लिए पैसे नहीं चाहिए, पीपल्स पार्टी, इस पैसे कौन देगा? ये पैसे सरमाएदार देगा जो पार्टी का हिस्सा है। फिर वो बोलेगा जब आप हुकूमत में आओगे कि मेरे मसले हल करो। इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है जो मैं समझा ना पाऊं, मैं तो हर दफा समझाता हूं। ये आम कैमरामैन मेरा भाई समझ सकता है कि जो पैसे लगाएगा वो आके कहेगा हुजूरे वाला आप कार्टेल करके हमें या तो हमें पैसे वापस दें, वो तो है नहीं पार्टी के पास, तो फिर पार्टी बोलेगी ये काम करो आवाम की जेब से निकाल लो। यही अमेरिका में बिल क्लिंटन के साथ इलेक्शंस में होता है। वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं महमूद मौलवी साहब से पूछ लूँ ना, क्योंकि उन्होंने भी सियासत भी कर रहे हैं लेकिन खुद बिजनेसमैन है आपकी तरह। महमूद मौलवी साहब, ये फैक्टर भी तो है, ये एलिमेंट भी तो है हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में ही, कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पॉलिटिकली तो ज़ाहिर है उसको आपने रिकवर भी करना होता है, क्या ना कि एडजस्टमेंट हो रही होती है, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? देखिए पहली बात तो एडजस्टमेंट होनी नहीं चाहिए और अगर एडजस्टमेंट हो भी रही है ना, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल एंड द कंट्री। देखिए ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं अगर अपने एडजस्टमेंट करने के लिए अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा काट लूं, जी जी ये तो नहीं हो सकता। देखिए ना, फिर तो मतलब मैं तो इस चीज को नहीं मानूंगा। महमूद भाई मसला ये आप नहीं मानते, आप अच्छी बात करते हैं, आप जैसे बहुत सारे और लोग भी हैं जो ये कर रहे हैं, लेकिन बैड लक ये है कि ज़रा आप भी कैबिनेट का हिस्सा रहे पिछली हुकूमत में, तो वहाँ नहीं सुनी जाती। आप भी आपको भी पता है कि कितने बेबस होते हैं। बदकिस्मती पता क्या है जी जी,
डेमोक्रेसी की सारी पार्टीज बात करती है, पहले तो पार्टीज में डेमोक्रेसी लेके आए। बिल्कुल ठीक है, जब पार्टीज में डेमोक्रेसी आएगा तो कैबिनेट में भी डेमोक्रेसी आएगा। सही। देखिए, डेमोक्रेसी की हम बातें करते हैं, आवाम को के लिए तो डेमोक्रेसी है, पार्टी के लिए तो डेमोक्रेसी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, के लिए डेमोक्रेसी नहीं है, बिल्कुल नहीं तो है। तो फिर इसमें महमूद मौलवी साहब आखिरी पॉइंट है, फिर जाते जाते लोगों को, जो हम सिर्फ पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री उठाएं तो एक मफरूज़े के तौर पे भी और एक ये टेस्ट केस के तौर पे भी कि चाहे सदारती दौर हो उसमें आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिला चूँकि वन विंडो ऑपरेशन रहा। अभी ये निगरान हुकूमत है, इसको कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन इन्होंने फैसले लिए, पीछे रियासत खड़ी है, कोई इफ एंड बट्स नहीं है, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं, ज़रा जाएंगी, वक्त लगता है, डॉलर मैनेज हुआ, चीज़ें वो हुई, मनी लॉन्ड्रिंग थी। तो यही वो चीज़ें ना, जब इलेक्शंस में आ जाते हैं, जो आप शुरू में भी बात करते थे, तो फिर फैसले करना मुश्किल हो जाते हैं, चूँकि आप मेरे इत्तेहादी हैं, आप नाराज़ हो जाएंगे, फुरकान साहब मेरे इत्तेहादी हैं, इनको मैंने बलूचिस्तान में खुश करना है, इनको मैंने पंजाब में खुश करना है, और सब खुश पैसों से होते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो देखें मुल्क में जिसको कहते हैं ना कि उन दौरों में तरक्की किया जी जिसको लोग कहते हैं डिक्टेटरों के दौर से। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब अयूब खान के दौर में जितनी इंडस्ट्री ने डेवलपमेंट्स हुई, बिल्कुल और डेवलपमेंट भी हुई, इंडस्ट्री ने भी तरक्की किया, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही। मुशर्रफ साहब के दौर में सर आईटी क्या बूम मिला एक हमारा, क्या बूम मिला, वो मैं कह रहा हूँ ना। अब उसकी वजह है कि वो डिसीजन ले सकते हैं ना। जी, तो जब तक अब ये है कि हम यहाँ जमहूरियत में पे नहीं या ले तो सकते, यही कह मेच्योरिटी रहे हो। दिखा दें या तो हम कोई और किस्म की सिस्टम government इंट्रोड्यूस कोई करवाएं। और वक्त निज़ाम, खत्म हो गया, आप कोई और सही कह रहे हैं, निज़ाम बिल्कुल बदलना पड़ेगा क्योंकि वन विंडो ऑपरेशन होगा, एक डिसीजन होगा तो ही नीचे तक मामला बेहतरी की तरफ जा सके। बहुत शुक्रिया जनाब तैमूर तालपुर साहब आपका, महमूद मौलवी साहब आपका और फुरकान हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।